यूएस का डेट आज $38 ट्रिलियन है। जापान का डेट उसकी पूरी इकोनॉमी के साइज का 270% है। यूरोपियन यूनियन कलेक्टिवली उतना ओ करता है जितना वो साल भर में प्रोड्यूस करता है। ये कोई टेम्पररी इमरजेंसी बोरोइंग नहीं है, ये कोई वॉर या पैंडेमिक या कोई शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं है। ये मॉडर्न फाइनेंस का परमानेंट स्ट्रक्चर बन चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट को पैसा लेंड करती हैं वो रीपेमेंट के लिए प्रेशर भी नहीं डालती। वो सिर्फ एक चीज डिमांड करती हैं, और ज्यादा बोरोइंग्स। मोर डेट इज द सॉल्यूशन टू ओल्ड डेट। आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूं वो आपका पैसा, आपकी सेविंग्स और पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को देखने का नजरिया परमानेंटली बदल देगा। ये वीडियो सिर्फ नंबर्स का एनालिसिस नहीं है, ये सिस्टम की सच्चाई है। आज दुनिया भर की गवर्नमेंट्स मिलकर लगभग $120 ट्रिलियन का कर्जा हो करती हैं, लेकिन असली शौक यहां नहीं है। असली शौक ये है कि ये डेट कभी रीपे होने के लिए बनाया ही नहीं गया था। दिस डेट वॉज नेवर मेंट टू बी पेड बैक। हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि कर्जा एक दिन चुकाना पड़ता है। होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो या क्रेडिट कार्ड बिल, रीपेमेंट एक मॉरल ड्यूटी लगती है। लेकिन गवर्नमेंट्स के केस में रूल्स बिल्कुल अलग है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसे डेट स्ट्रक्चर पे खड़ा है जो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है रीपे करना। अगर सारी गवर्नमेंट्स एक दिन डिसाइड कर ले, चलो आज हम अपना सारा का सारा कर्जा उतारना शुरू कर देते हैं, तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। और जो लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं उनको ये बात अच्छी तरह पता है। दिस इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी, दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी। मैं एक आम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूं और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूं क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए ये सिस्टम सबसे ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि हम टैक्स देते हैं, सेविंग्स करते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं। सोचिए, अगर गवर्नमेंट्स को अपना डेट रीपे करना होता तो पिछले 40 सालों में ग्लोबल गवर्नमेंट डेट एक भी साल कम क्यों नहीं हुआ? ना फ्लैट रहा, ना स्टेबल रहा, हर एक साल बढ़ता ही गया। जब गवर्नमेंट्स का पुराना बॉन्ड मैच्योर होता है तो क्या होता है? गवर्नमेंट सिंपली नया बॉन्ड इशू कर देती है और पुराना बॉन्ड चुका देती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड के बिल से पे कर रहे हो। बोरोइंग से बोरोइंग पे हो रही है। ये सिस्टम का बग नहीं है, ये सिस्टम का कोर फीचर है। इसलिए इस सिस्टम से एग्जिट करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं डेट टू ग्रोथ डिफरेंशियल। नाम कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट, अगर गवर्नमेंट जिस रेट पे इंटरेस्ट पे कर रही है वो रेट इकोनॉमी की ग्रोथ से ज्यादा है तो डेट इकोनॉमी से तेज ग्रो करेगा। इसे कहते हैं डेट स्पाइरल। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इवन जब इकोनॉमी ग्रोथ इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होती है तब भी गवर्नमेंट्स डेट कम नहीं करती। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस ने एक अल्टीमेट चीट को डिस्कवर कर लिया है। टैक्स बढ़ाने से वोट्स जाते हैं, स्पेंडिंग कट करने से इकोनॉमी क्रैश होती है, लेकिन बोरोइंग से आज का प्रॉब्लम सॉल्व होता है और बिल फ्यूचर के ऊपर चला जाता है। Why solve a problem today when you can delay it forever? पिछले 40 सालों का डेटा देखिए। जब इकोनॉमी अच्छी होती है गवर्नमेंट्स और ज्यादा खर्चा करती है, जब इकोनॉमी खराब होती है तब इमरजेंसी के नाम पे और ज्यादा बोरो करती है। रिजल्ट, डेट सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, ऊपर। पिछले साल ही ग्लोबल गवर्नमेंट डेट $5 ट्रिलियन से बढ़ गया। यह अमाउंट जापान जैसे देश की पूरी इकोनॉमी से ज्यादा है। और सिर्फ एक साल में ये कोई वार्निंग सिग्नल नहीं रहा, ये नॉर्मल बन चुका है। इकोनॉमिस्ट एक लेवल डिफाइन करते हैं जिसे सस्टेनेबिलिटी थ्रेशोल्ड कहा जाता है। जनरली माना जाता है कि जब गवर्नमेंट डेट जीडीपी के 90 या 100% के आसपास पहुंच जाता है तो कन्वेंशनल रीपेमेंट इम्पॉसिबल हो जाता है। आज ग्लोबल एवरेज ऑलरेडी 95% है। जापान 200% से ऊपर है। इटली 150% पे है। अमेरिका 130% क्रॉस कर चुका है। ये कंट्री क्राइसिस मोड में नहीं है। ये लोग ऐसे ही फंक्शन कर रहे हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। द अबनॉर्मल हैज बिकम नॉर्मल नाउ। हिस्ट्री को अगर हम ऑनेस्टली देखें तो एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है।
जब भी गवर्नमेंट्स अपने कैपेसिटी से ज्यादा डेट जमा कर लेती हैं, वो उस डेट को रीपे नहीं करती। वो या तो डिफॉल्ट करती हैं, या रीस्ट्रक्चर करती हैं, या करेंसी की वैल्यू को गिरा देती हैं। स्पेन ने 16th सेंचुरी में 4 बार डिफॉल्ट किया, रशिया ने 1998 में डिफॉल्ट किया, ग्रीस ने पिछले एक डेकेड में 2 बार किया। लेकिन आज का डिफॉल्ट ज्यादा साइलेंट है। आज गवर्नमेंट ओपनली बोल के डिफॉल्ट नहीं करती, वो धीरे 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 करेंसी को कमजोर करती है। अगर आप किसी को 1 मिलियन ओ करते हो और आप डॉलर की वैल्यू आधी कर देते हो, तो टेक्निकली आपने अपना डेट आधा कर दिया। नॉमिनल नंबर सेम रहता है, लेकिन रियल बर्डन खत्म हो जाता है। इसलिए 2008 के बाद से सेंट्रल बैंक्स ने अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे पैसा प्रिंट किया है। फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, सब ने सेम स्ट्रेटजी फॉलो की। पैसा प्रिंट करो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदो, इन्फ्लेशन के थ्रू डेट को धीरे धीरे इरेज करो। इन्फ्लेशन इज नॉट अ साइड इफेक्ट, इन्फ्लेशन इज द टूल। अमेरिका के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी है, क्योंकि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। जब अमेरिका डॉलर प्रिंट करता है तो सिर्फ अमेरिका के लोग नहीं, पूरी दुनिया उस इन्फ्लेशन का कॉस्ट पे करती है। ये एक हिडन ग्लोबल टैक्स है। 2008 के बाद से फेडरल रिजर्व ने $8 ट्रिलियन से ज्यादा का पैसा क्रिएट किया। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 5 ट्रिलियन यूरोज किया। बैंक ऑफ जापान ने $6 ट्रिलियन इक्विवेलेंट किया। ये सारा पैसा कहां गया? मोस्टली गवर्नमेंट डेट खरीदने में, ऐसा डेट जो कभी रियल टर्म्स में रीपे होना ही नहीं है। इसी वजह से इन्फ्लेशन आज एक परमानेंट फीचर बन चुका है। ये टेम्पररी नहीं है, ये किसी वॉर या पैंडेमिक की वजह से नहीं है, ये सिस्टम का डिजाइन है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे डेट का बर्डन कम करता है और लोग सिर्फ उतना महसूस करते हैं कि महंगाई कुछ बढ़ सी रही है। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट डेट कम करने की बात करता है तो मार्केट्स पैनिक क्यों कर जाते हैं? क्योंकि पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे खड़े हैं। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड सब अपनी सेफ्टी गवर्नमेंट डेट में ही देखते हैं। अगर गवर्नमेंट सच में डेट रीपे करना शुरू कर दे तो सेफ असेट्स ही खत्म हो जाएंगे, रिस्क प्राइसिंग का बेंचमार्क गायब हो जाएगा, डेरिवेटिव्स मार्केट कोलैप्स हो जाएंगे। इसलिए डेट रिडक्शन एक्चुअली फाइनेंशियल सुसाइड होता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जहां सिस्टम खुद अपने सर्वाइवल के लिए और डेट मांगता है। आईएमएफ के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग 2028 तक ग्लोबल गवर्नमेंट डेट $130 ट्रिलियन हो सकता है। सिर्फ 4 साल में $28 ट्रिलियन का इंक्रीज। ये अमाउंट अमेरिका और चाइना की कंबाइंड इकोनॉमी से भी ज्यादा है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डेमोग्राफिक रियलिटी का रिजल्ट है। डेवलप्ड कंट्रीज की पॉपुलेशन रैपिडली एज हो रही है। जापान में 30% पॉपुलेशन 65 के ऊपर है, जर्मनी में 23%, अमेरिका में 17% और ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन का मतलब है ज्यादा पेंशन, ज्यादा हेल्थ केयर और कम वर्किंग टैक्स पेयर्स। अमेरिका में एस्टिमेट्स कहते हैं कि 2050 तक फेडरल गवर्नमेंट की 75% इनकम सिर्फ सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और मेडिक्लेम में चली जाएगी। बचा हुआ 25% डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इंटरेस्ट पेमेंट सबके लिए होगा। ये मैथ्स का सवाल नहीं है, आइडियोलॉजी का नहीं है, ये सिस्टम लॉन्ग टर्म में स्टेबल नहीं रह सकता। इसके बावजूद गवर्नमेंट और ज्यादा बोरो कर रही है। क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर नया एजेंडा एक नया बोरोइंग एक्सक्यूज बन जाता है। कोविड के दौरान अमेरिका ने सिर्फ 2 साल में $8 ट्रिलियन का डेट ऐड किया। किसी ने सीरियसली ये सवाल नहीं पूछा कि ये पैसा कैसे रीपे होगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर सबको पता है कि रीपेमेंट कभी होने वाली नहीं है। बॉन्ड मार्केट भी इस रियलिटी को समझते हैं, इसलिए यील्ड्स लो रहती हैं। मार्केट्स रीपेमेंट नहीं, रोल ओवर को प्राइस करता है। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा इफेक्ट एक मैसिव वेल्थ ट्रांसफर है। जब पैसा प्रिंट होता है तो सबसे पहले जो लोग सफर करते हैं वो सेवर्स होते हैं। मिडिल क्लास लोग, आप और हम जैसे सीधे सादे लोग जिन्होंने एफडी, सेविंग्स अकाउंट और कैश पे भरोसा किया होता है।
डॉलर की परचेजिंग पावर 2008 से लगभग 40% गिर चुकी है। मतलब कि अगर आपने सिर्फ कैश होल्ड किया होता तो आप अपनी आधी वेल्थ साइलेंटली लूज कर चुके होते। योर लॉस इज देयर डेट रिलीफ। इंटरनेशनल लेवल पे ये सिस्टम और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। चाइना, जापान, यूरोप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स होल्ड करते हैं। जब फेडरल रिजर्व पैसा प्रिंट करता है तो इन सब की सेविंग्स की वैल्यू कम होती है, लेकिन वो सिस्टम से बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर वो डॉलर डंप करते हैं तो उनकी ही रिजर्व्स क्रैश हो जाती हैं। अगर वो डॉलर में ट्रेड करना बंद करते हैं तो ग्लोबल ट्रेड से कट ऑफ हो जाता है। ये एक फाइनेंशियल कैप्टिविटी है। इसलिए आज दुनिया ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है। ब्रिक्स कंट्रीज लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। चाइना और रशिया डॉलर बाईपास कर रहे हैं। डिजिटल करेंसीज और न्यू पेमेंट सिस्टम्स एक्सप्लोर हो रहे हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है। अमेरिका एक इम्पॉसिबल ट्रिनिटी फेस कर रहा है। हाई डेफिसिट, स्ट्रॉन्ग डॉलर और लो इन्फ्लेशन तीनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। किसी एक चीज को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, और जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो है करेंसी की वैल्यू। इन्फ्लेशन सबको इक्वली अफेक्ट नहीं करता। जो लोग असेट्स ओन करते हैं उनको इन्फ्लेशन से फायदा होता है। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड सब बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ सैलरी और सेविंग्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए इन्फ्लेशन एक साइलेंट टैक्स है। फॉरेन कंट्रीज के लिए ये और भी पेनफुल होता है, क्योंकि उनको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ती है बिना किसी बेनिफिट के। इसलिए ये सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक मेजॉरिटी लोग समझ नहीं जाते कि एक्चुअल में गेम है क्या। सच्चाई सिंपल है, ये डेट कभी रीपे नहीं हो सकता, ना टैक्सेस से, ना स्पेंडिंग कट से, ना इकोनॉमिक ग्रोथ से। ऑप्शंस सिर्फ 3 है: डिफॉल्ट, रीस्ट्रक्चर या इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन पॉलिटिकली सबसे इजी ऑप्शन है, इसलिए आगे भी यही होगा, धीरे धीरे, साइलेंटली, बिना अनाउंसमेंट के। आपकी परचेसिंग पावर कम होती रहेगी और गवर्नमेंट्स का रियल डेट बर्डन कम होता रहेगा। दिस इज नॉट कमिंग, दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। और जब एक बार आप ये समझ जाते हो तो आप उसको अनसीन नहीं कर सकते। आप अपनी सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगते हो। क्वेश्चन ये नहीं है कि डेट रीपे होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि इस सिस्टम में आप किस साइड पे खड़े हो, सेवर्स की साइड पे या असेट ओनर्स की साइड पे। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आप कौन से सिटी से देख रहे हो।